हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, है ना। उम्मीद करती हूँ आप काफी अच्छे से होंगे। आज दिन है शुक्रवार का और आज मैं पीजीटी जूलॉजी का पीवाईक्यू वाला सेशन जो है यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो कल हमारा सेशन हो नहीं पाया था, कुछ क्वेश्चन बनने में कुछ गड़बड़ियां आ गई थी, ठीक है, इसलिए बीच में गैप हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से लगातार कुछ न कुछ वजह से थोड़ा गैप हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि ये गैप ना आए और जो लोग हमारे वीडियो से यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनको लगातार जो है वह एक साथ पूरे के पूरे एक पूरे क्वेश्चन पेपर का साथ में जो है वह मिल जाए, ठीक है। डेली अगर आप चाहें तो डेली आप इसको जो है वो अटेंड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एक साथ ही आपका सारा काम जो है यहाँ पे सफल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के पीजीटी जूलॉजी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वह भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि डैश प्रयुक्त किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है तो आप देखेंगे कि गर्भ निरोधक प्रभावी कब से कब तक होता है। पहला बोल रहा है आपको ऑप्शन कि सहवास के 72 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको जानने की जरूरत है ये, ठीक है। दूसरा बोल रहा है अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के अंदर, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन यहाँ पे हो गया। तीसरा है आपका रजोधर्म के 72 घंटे के अंदर, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के साइकिल का पहला दिन का बात कर रहा है, ठीक है, साइकिल के पहले दिन के 72 घंटे के अंदर। चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको हर एक प्रोसेस यहाँ पे वह बताया है, एक्सप्लेन किया है। क्वाइटस किसको बोलते हैं हम लोग, सहवास किसको बोलते हैं, जब एक स्त्री और पुरुष, ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, महिला है, इनके बीच जब आपका क्या कहते हैं यौन संबंध स्थापित होता है, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सहवास, यानी कि क्वाइटस, ठीक है। अंडोत्सर्ग क्या हो गया आपका, कि जब हमारा अंडाशय यानी कि ओवरी, यहां से आपको पता है कि हर मंथ एक क्या करता है, अंडाणु जो है वो रिलीज कर रहा है, कहाँ पे, एम्पुला में रिलीज कर रहा है, यानी कि वहां पे रख रहा है, किसके लिए, निषेचन के लिए, शुक्राणु के साथ अंडाणु का निषेचन हो सके इसके लिए। तो उसी हर मंथ जो ओवरी से एक एक अंडा जो है यहाँ पे निकल के जो आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडोत्सर्ग बोल रहे हैं। तीसरा आपका रजोधर्म हो गया, रजोधर्म आपका क्या हो गया, यानी कि इसको हम लोग मासिक धर्म भी बोलते हैं, यानी कि आपको पीरियड की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, तो जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो अंडा जो है वह क्या होता है, यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ इसके फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की और भ्रूण के इस यहाँ पे गर्भ में पलने की जो तैयारी की जाती है, बहुत सारा यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड का कैपिलरी होता है, यानी कि रुधिर वाहिनियां रहती हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है, टूट के, और वही क्या होता है आपका ब्लड यानी कि रक्त और वाहिनियां जो है वह साथ में निकलती है बॉडी से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रजोधर्म बोलते हैं। तो अगर हम गर्भ निरोधन का प्रयास कर रहे हैं तो हम अंडोत्सर्ग को ध्यान में नहीं रखेंगे, मेंस्ट्रुएशन को ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर गोली खाने की यहाँ पे बात हो रही है प्रभावी, तो 72 घंटे के अंदर हम सहवास को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि सहवास के 72 घंटे के अंदर प्रयुक्त किया जाए, ठीक है। और क्या प्रयुक्त किया जाता है यहाँ पे 72 घंटे के अंदर, वो मेडिसिन होता है, यानी कि टैबलेट होता है, ठीक है। क्या चीज का मेडिसिन होता है, टैबलेट होता है, वह टैबलेट होता है मोस्टली आपका प्रोजेस्टेरॉन का, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का होता है, यानी कि हार्मोन का वो टैबलेट है, वह आपके बॉडी में जब जाता है तो वह निषेचन होने नहीं देता, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे निषेचन जो है वह ना हो सके, ठीक है। समझ में आया आपको। तो टाइमिंग कहाँ से काउंट करना है, क्वाइटस यानी कि सहवास से, संबंध में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इसमें कि निम्न यौन संचारित संक्रमण रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित
नहीं होते, ठीक है। यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसको बोलते हैं? जो यौन संबंध स्थापित करने की वजह से एक से दूसरे में फैलते हैं। किसमें देखा जाता है? जनरली स्टडी होते हैं जो एक से अधिक लोगों के साथ जो है वो अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध जब स्थापित किया जाता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना जो है वह काफी बढ़ जाती है। संभावना बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका संबंध एक लोगों से हो उनमें एसटीडी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी के पास एसटीडी है तो यहाँ पे किसी भी तरीके की भ्रांतियां नहीं फैलाई जाएगी कि इन्होंने एक से अधिक के साथ जो है संबंध स्थापित किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो बोल रहा है कि बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है मतलब वो फैल रहा है उसी संबंध के कारण यानी सहवास के कारण, लेकिन वह यौन अंगों को यानी कि जो आपके जनन यानी प्रजनन में जो अंग आपके काम आते हैं उन अंगों को कुछ अफेक्ट करते हैं, यानी उसी अंगों में दिक्कतें आती हैं, वहां पे फोड़े फुंसी वगैरह बहुत तरह की चीजें देखी जाती है, ठीक है, या फिर उस अंग को वह प्रभावित नहीं करते। आपको बताना यह है कि किसमें वह यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते। पहला आपको बीमारी का नाम दिया हुआ है, क्या है आपका? सिफिलिस। क्या है आपका? सिफिलिस। तो सिफिलिस क्या होता है आपका? बैक्टीरियल है, ठीक है। आप यहां जानिए कि सिफिलिस में क्या होता है कि इसमें आपको जो भी आपके प्रजनन अंग है, ठीक है, अब महिलाओं में क्या हो गया आपका? वजाइनल एरिया हो गया, पुरुषों में क्या हो गया? टेस्टिस या फिर पीनस का एरिया हो गया। उसमें क्या देखा जाता है आपको? फोड़े फुंसी वगैरह निकलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फोड़े फुंसी वगैरह निकलते हैं। और यह आम फोड़े फुंसी नहीं होते, यह फैलते हैं और विभिन्न रूप से जो है वह शरीर के अंग भागों तक भी यह फैल सकते हैं। वही चीज आपका गोनोरोया में हो गया, ठीक है। आपको इसमें भी क्या होते हैं? यौन अंग प्रभावित दिखाई देते हैं, ठीक है। यौन अंग जो है वह प्रभावित दिखाई देते हैं, इनकी पहचान की जा सकती है। लेकिन एड्स में आपका यौन अंग प्रभावित नहीं होता। एड्स क्या है? एड्स आपका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें कि आपने एक्वायर किया है, आपके क्या एक्वायर किया है? आपके अंदर क्या आया है? इम्यून का डिफिशियंसी, यानी कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर किया जा रहा है और उसकी वजह से सिंड्रोम हुआ है। सिंड्रोम मतलब ढेर सारी बीमारियों का आपके अंदर सिम्टम देखा जाता है। यानी कि अगर आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गया है तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब उनमें से कुछ बीमारियां ये भी हो सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन एड्स स्पेशली हमारे यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता। वह किसको प्रभावित करता है? हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। समझ में आया आपको? और एड्स किससे फैलता है? वायरस से, विषाणु से फैलता है। याद रखेंगे विषाणु का नाम क्या है? हमेशा पूछेगा आपको, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। समझ में आ गया? आगे बढ़े। राइट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर बी। चीजों को आपको प्रॉपर्ली समझ के जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे जूलॉजी के, तो चीजों को समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में से किस कारणों से कॉन्डोम गर्भ निरोधक के रूप में काफी लोकप्रिय है, ठीक है। गर्भ निरोधन के लिए आपका जो बैरियर मेथड होता है, क्या मेथड आता है? बैरियर मेथड, यानी कि आप दोनों युग्मकों के बीच में क्या बना रहे हैं? एक बैरियर बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलने नहीं दे रहे। उसी में से क्या आता है आपका? एक मेल के लिए कॉन्डोम आता है और फीमेल के लिए क्या आता है आपका? डायफ्राम आता है। क्या आता है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी 12th के बुक में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लोकप्रिय क्यों है? पहला बोल रहा है वीर्यारोपण में प्रभावी अवरोधक होता है। दूसरा बोल रहा है यह सहवास क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। तीसरा बोल रहा है यह यौन संचारित रोगों की आशंका को घटाता है। चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। पांचवा बोल रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कोई भी विधि लोकप्रिय तभी होती है जब उनके एक से अधिक फायदे हों और उस क्रिया में उसकी वजह से कोई जो है आपको
अंतर ना आए तो वह विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। अब देखिए, कोई भी बीमारी का बहुत तरह का आपको टैबलेट मिलेगा, ठीक है, आप गोली खा सकते हैं, आप उसका सिरप पी सकते हैं, आप इंजेक्शन ले सकते हैं, आप मलहम लगा सकते हैं, बहुत तरह से दवाइयां आप ले सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय वही रहता है जो सबसे इजी हो, जिसमें कोई कठिनाई ना आए। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक तरीके का क्या है, चीजों को रोकने का उपाय है। तो यहाँ पे ये लोकप्रिय क्यों होगा, आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के हिसाब से काफी आसानी से आप बता पाएंगे कि इसमें क्या होगा। पहला, वीर्यारोपण में प्रभावी अवरोधक होता है, ए नंबर इज राइट। दूसरा, यह सहवास यानी क्वाइटस क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि इससे यौन संबंध स्थापित करने में कोई भी तरह की दिक्कत परेशानी या उसके जो लाभ होते हैं उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आती है। अगर कोई बोल रहा है कि कमी आती है तो यह एक भ्रांति है, यह सच नहीं है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है यह यौन संचारित रोगों की आशंका को घटाता है, ध्यान दीजिएगा, बंद नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम के बाद आपको कोई भी यौन संचारित रोग नहीं होगा, रोग हो सकते हैं, लेकिन आशंका को क्या करता है, यह बहुत ज्यादा घटा देता है, 90% तक कम कर देता है। ए बी सी तीनों जो है क्या होगा आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रजनन से पूछ रहा है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, रटी रटाई चीजें ये यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आप अपने पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, डिफरेंशिएट करने का तरीका जो है वह भी अप टू डेट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन बोल रहा है मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है चलिए। गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है, इसको हटा देते हैं। गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है, मुखी मतलब हुआ एक तरीके से कि ओरल की बात की जा रही है, जिसको हम मुंह के रास्ते से क्या करते हैं, खाते या पीते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मुखी। मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है, कैसे, अंडाणु को मारकर, अंडोत्सर्ग को रोककर, निषेचन को रोककर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वह क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोक देता है। क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोक देता है, अंडाणु को नहीं मारता, वो निषेचन को रोकता भी नहीं है, अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है। अंडोत्सर्ग यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ओव्यूलेशन की बात की जा रही है। ओव्यूलेशन मतलब आपको अंडाशय से अंडाणु को निकलने, मैच्योर होने नहीं देगा। अंडाणु जो है वह वहां से नहीं बाहर आएगा। जब अंडाणु बाहर नहीं आएगा, वह आपके फेलोपियन ट्यूब में यानी वाहिका नली में नहीं रहेगा, तो निषेचन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको डेट, टाइम और प्लेस दे दिया है। अगर आप उस प्लेस पे नहीं गए तो आपकी मुलाकात नहीं होगी। समझ में आया, मुलाकात नहीं हुई, निषेचन नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ देखते हैं, वो दूसरा स्लाइड था, ये दूसरा स्लाइड है, लेकिन हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। बोल रहा है यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि वैक्सीन यानी कि टीका शब्द किसने प्रस्तुत किया था। शब्द की बात की जा रही है, आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी वो प्रोसेस और वो शब्द दो अलग वैज्ञानिक देते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने उस वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल किया था। पहले बार आपको बोल रहा है ऑप्शन में एडवर्ड जेनर ने, दूसरा बोल रहा है रॉबर्ट कोच, तीसरा बोल रहा है लुई पास्चर ने, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी किसी की बात की जाती है यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण का आविष्कार भी किया था, आपको पता होगा किसने किया था, चेचक के लिए। किसके लिए, चेचक के लिए किया था। यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पॉक्स की बात की जा रही है, किसकी, स्मॉल पॉक्स की बात की जा रही है। तो उसने टीकाकरण का आविष्कार भी किया था और वैक्सीन नाम भी क्या किया था, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए।
रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, आप बताइए। रॉबर्ट कोच ने किस पे काम किया था, सूक्ष्म जीवियों पे काम किया था। और रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले बताया था कि हमें जो कुछ बीमारियां स्पेशली हो रही हैं, उन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में सबसे पहले खोज की थी कि यह ऐसे ही नहीं हो रही, वह हवा के कारण नहीं हो रही, वह हवा या इन माध्यमों से फैलने वाले एक किसी सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से ही यह बीमारी हो रही है। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में रॉबर्ट कोच के उस डिस्कवरी के बाद काफी ज्यादा उन्नति हुई थी। बहुत सारी चीजें जो है वह केयरफुली करने लगे थे। जैसे आप देखते हैं ना कि अभी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जो सर्जरी वगैरह के लिए काम आते हैं, या अगर आपसे डॉक्टर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सारी चीजों को क्या करते हैं, वो सैनिटाइज करते हैं। किस चीज से, अल्कोहल से, इथेनॉल होता है वो, और किस चीज से, तो आप देखेंगे इक्विपमेंट को, यानी जितनी भी चीजें यूज की जा रही हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। किसमें, ऑटोक्लेव, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको जो है बॉयल किया जाता है। किस लिए, कि कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो, क्योंकि उसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अगर किसी भी ऑपरेशन के जरिए इंसान के शरीर के अंदर गया तो अलग अलग तरह की फिर से वहां पे इन्फेक्शन और बीमारियां होने का चांस जो है वह बढ़ सकता है। तो यहां तक जो मेडिकल हमारा पहुंचा है, मेडिकल साइंस, वो किसकी वजह से पहुंच रहा है, रॉबर्ट कोच के ही उस डिस्कवरी की वजह से। लुइस पास्चर क्या किया था, इन्होंने पास्चराइजेशन निकाला था। पास्चराइजेशन क्या था आपका टेक्निक, आप रोज दूध खाते हैं, दूध खाते हैं आप, है ना, पैकेट वाला दूध। तो पैकेट वाला दूध आप देखते हैं कि जिस दिन वह दूध फैक्ट्री में जमा होता है उसी दिन हम तक नहीं पहुंचता। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एक सर्टेन डिग्री का, मान लिया बहुत सारे जो ग्वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, जो जानवर वगैरह रखते हैं, पालते हैं, उन्होंने दूध अपना उत्पादन किया, फैक्ट्री तक पहुंचाया। फैक्ट्री में क्या किया जाता है, अब दूधों का पास्चराइजेशन किया जाता है। पास्चराइजेशन क्या हो गया, उसको एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक आपको गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा किया जाता है। समझ में आया। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ, सूक्ष्मजीवी यानी जीवाणुओं का जो ग्रोथ, वृद्धि है, वह नहीं हो पाता है, वह रुक जाता है। तो उसको ज्यादा समय तक अगर हम उसको फिर सील पैक करके उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वह ज्यादा समय तक शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, सटीक रहेगा, खराब नहीं होगा। वरना अगर आप दूध सुबह लेते हैं, उसको 4 से 5 घंटे गर्मी में ऐसे छोड़ दीजिए, वह खराब हो जाता है। लेकिन पैकेट वाला दूध आप रखे रहिए, वह खराब नहीं होता है। तो इजी हुआ हमारे मिल्क यानी कि दूध के कंजम्पशन में, इसके प्रोडक्शन में, और इसके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में। समझ में आया। तो पास्चराइजेशन का भी बहुत ज्यादा जो है वह यूज हुआ है हमारे डेली लाइफ के प्रोग्रेस में। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या था, एडवर्ड जनर। ये तीनों साइंटिस्ट काफी बार आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया है। आगे भी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ मेन साइंटिस्ट कौन थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन में देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न को कैसा किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई, जो आपके दैनिक दिनचर्या में जो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आप उन चीजों से रिलेटेड जो बायो का पोर्शन है उससे आपको क्वेश्चन उठा के दे रहा है। रिप्रोडक्शन में भी आपने देखा, फिर आपने देखा कि दुग्ध उत्पादन वगैरह सब सारी चीजें, वैक्सीन वगैरह आप डेली लाइफ में आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी के अभी कोविड गया है ना, तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन उस समय बहुत ज्यादा स्तर पे किया गया था, बड़े स्तर पे, तो वहां से चीजें उठाई जा रही हैं। थर्ड देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हशीश, गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये सारी क्या है, आपको नार्कोटिक सब्सटेंस है। क्या है, नार्कोटिक सब्सटेंस है, यानी कि इनका नशे में जो है वह उपयोग किया जाता है। तो आजकल इसको जनरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। लेकिन ड्रग्स जो है आपका क्या कहते हैं, वो मेडिसिन को भी हम ड्रग्स ही बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये टर्म बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको हम नार्कोटिक सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पूछ रहा है कि यह 3 प्रकार का जो आपको नशे का जो पदार्थ है वह कौन से प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, वह किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं और उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है आपको कैनाबिस सटाइवा, उसके बाद बोल रहा है रावोल्फिया सर्पेंटिना, फिर बोल रहा है आपका पेपेचा लिखा हुआ है सेमिनिफेरम, लेकिन यहाँ पे पॉपी प्लांट की बात की जा रही है। ठीक है, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। डी है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक,
ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे पेपेवर सोमनिफेरम होना चाहिए था। रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना जो है आपका, इसका जड़ी बूटी में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मानसिक रोगों में भी रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना का जो है वह यूज किया जाता है। तो इससे आपको नशा नहीं प्राप्त होता। पेपेवर सोमनिफेरम से भी नशा होता है। पॉपी, कुछ आपको क्या कहते हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं आपके इससे भी क्रिएट होते हैं, जो पाउडर ड्रग्स होते हैं, लेकिन इसका भी आपका हशीश, गांजा और चरस नहीं उत्पाद किया जाता है। किससे कितना है आपको, कैनाबिस सटिवा, यानी कि जनरली भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भांग भी बोलते हैं। भांग के ही एक प्लांट का ही एक टाइप है ये कैनाबिस सटिवा, जिसके हम अलग अलग पार्ट से हशीश, गांजा और चरस का प्राप्ति करते हैं। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पे चले। क्या है आपका, इसमें बोल रहा है थर्ड में, कैंसर किसके कारण होता है। अब देखिए ये सारी चीजें आप बोलचाल की मतलब आम जिंदगी में आप देखते हैं, आप जानते हैं, लेकिन कभी भी आप इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने की, बायोलॉजिकली समझने की इसको कोशिश नहीं करते। वही चीज आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। कॉमन सेंस को ही आपको जनरली यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहला ऑप्शन क्या है, कोशिकाओं का टूटना। कैंसर कोशिकाओं के टूटने की वजह से होती है? नहीं। दूसरा है अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन। चौथा है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कैंसर अगर आपको समझना है, किसी भी तरह का कैंसर हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंसर कहीं भी अगर हो रहा है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है आप देखिए, वहां पे हो रहा है अनियंत्रित विभाजन। क्या हो रहा है? अनियंत्रित विभाजन। ठीक है, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे क्या होना था आपको, वहां पे बनना था आपका 7 सेल बनना था। ठीक है, 7 सेल, 7 कोशिका की जगह थी, वहां पे 7 कोशिका ही वहां पे बनने थे। लेकिन मान लिया कि कोई एक कोशिका है, जो इसमें बीच वाली जो कोशिका है, इनके अंदर क्या है, आपको एक चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि अब या तो इसमें म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक यानी अनुवांशिकी लेवल पे कुछ चेंज आ गया, या किसी केमिकल की वजह से इस पे चेंज आ गया, या किसी रेडिएशन की वजह से इस पे चेंज आ गया। लेकिन इसमें चेंज क्या आ गया कि अब इसका मिजाज जो है वह थोड़ा बदल गया है। क्या बदल गया? इसको जहां पे डिवाइड होकर सिर्फ 2 बनाना चाहिए था, वो क्या करता है, यहाँ पे अनियंत्रित विभाजन करता है। कौन सा विभाजन? आपको पता है कि कोशिका विभाजन 2 तरह की होती है। कौन सी? एक अर्धसूत्री विभाजन होती है और एक समसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन किसको बोलते हैं हम लोग? मियोसिस को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का नंबर क्या हो जाता है आपका अर्धसूत्री में, 2n से n हो जाता है। वहीं समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर आपका क्रोमोसोम नंबर n है तो n रह जाएगा, अगर आपका 2n है तो 2n हो जाएगा, यानी कि जितना था पहले उतना ही रह जाएगा। ये क्या हो गया आपका समसूत्री विभाजन। तो कैंसर जो होता है वह अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक, यानी कि वह क्या होता है आपका सेल अपने जैसा जो कॉपी बना रहा है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बन रहा होता है। वहां पे हम क्रॉसिंग ओवर हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज नहीं देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है आपका? अर्धसूत्री विभाजन में होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉपी बना रहा है आपका, तो उसी का कॉपी नंबर जो है वो एक्सट्रीम इंक्रीज कर गया है। क्या हो गया? अब वो डिवाइड करते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आप मान लीजिए कि आपने एक क्या कहते हैं नल खोला, नल से पानी आ रहा है, आपने एक बकेट भरा, 2 बकेट भरा। अब मान लीजिए वो नल जो है हमेशा के लिए ऑन हो जाए। ठीक है, यानी उसमें ऑफ करने का टैप पे कोई अलग जो है वह सुविधा है ही नहीं, हमेशा के लिए नल ऑन रहे, तो आपका पूरा भर के पानी बाहर गिरेगा और आप हमेशा आपका, अगर आप बंद घर में हैं तो पूरा घर में आपको बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वही चीज यहाँ कैंसर पे होता है। यहाँ पे ऑफ का स्विच जो है वह क्या होता है? ऑफ करने का स्विच क्या होता है? खराब हो जाता है, ऑफ ही नहीं होता, अनियंत्रित हो रहा है, विभाजित होते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि कैंसर में क्या बनता है आपका? ट्यूमर बनता है ना। आप सुने होंगे कि ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया,
ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, लंग ट्यूमर हो गया, ट्यूमर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ट्यूमर क्या होता है, तो यही जब बहुत ज्यादा एक सेल कोशिका विभाजित होकर जब एक थक्का बना लेती है, विभाजन होते 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 तो वह एक आपको इस तरीके से मास बना लेता है। क्या बना लेता है, एक ऊंची सतह, जहां पे भी नंबर बढ़ जाएगा वहां का सरफेस एरिया, जगह नहीं है समतल में, तो क्या होगा, जहां पे उसको जगह मिलेगा उस ओर वो बढ़ेगा। एक आपको एक दिखेगा यहाँ पे कि एक थक्का यानी कि एक आकृति यहाँ पे बनी जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूमर बोलते हैं। समझ में आया। और यही ट्यूमर इसके बाद फिर क्या होता है, टूट के अलग हिस्सों में जाता है, क्योंकि इस कोशिकाओं में किसी किसी कैंसर में ये प्रवृत्ति होती है कि यही ट्यूमर से कोशिकाएं टूट के एक शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएंगी, जिनको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वहां पे जाके फिर कहीं जम जाएंगी, फिर वहां पे भी अपना विभाजन स्टार्ट करेंगी, फिर वहां पे ट्यूमर बनेगा। इसीलिए किसी किसी स्पेशल आप कैंसर में देखेंगे कि अगर एक बार हो गया तो वह शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है और उसका रोकना जो है वह बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए कैंसर को क्या किया जाता है, स्टेज में बताया जाता है, स्टेज 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। 3-4 जैसे ही आया यानी कि वह ट्यूमर जो है टूट के एक अंग से दूसरी अंग में जाना शुरू हो चुका है, उसका ट्रैवल शुरू हो चुका है। अब उसका पता लगाना कि वह शरीर के किस किस भाग तक फैला है बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। तो अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर यही ट्यूमर किसी एक क्षेत्र में नियंत्रित होता है तो अलग अलग माध्यम से केमोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है ना, इन सब माध्यम से सर्जरी होता है, इन सब माध्यम से इस ट्यूमर को अगर रिमूव कर दिया जाए और उस ट्यूमर के साथ साथ अगर ये अलग मिजाज वाला कोशिका भी हट गया है तो, और कहीं पे अगर ऐसा चेंज नहीं देखा गया है तो कैंसर जड़ से खत्म भी हो सकती है। समझ में आया आपको पूरा का पूरा प्रोसेस। कैंसर आज पूरा मैंने बता दिया है जितना जानना चाहिए। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज में यहाँ नहीं गई हूँ, मैंने जेनेटिक लेवल पे नहीं बताया है, मैंने हार्मोन लेवल पे नहीं बताया है, क्या चेंजेस आते हैं, कौन से जीन्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या तरीके से चेन यूज हो रहा है, वो मैंने नहीं बताया है। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है। राइट आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समसूत्री अनियंत्रित विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है एड्स किसके द्वारा संचारित होता है। ठीक है, अब देखिए एड्स आपका संचारण की बात की जा रही है, यानी कि ट्रांसमिशन, किसकी, ट्रांसमिशन। जो भी इंग्लिश से पढ़े हैं या इंग्लिश में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके आसानी के लिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी वर्ड को कोशिश करती हूँ कि मैं लिख दूं, ठीक है, कि आपको आसानी हो सके और मुझे भी आसानी हो सके। तो पहला बोल रहा है आपका संभोग, यानी कि किसकी बात की जा रही है, क्वाइटस की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि यौन संबंध की बात की जा रही है। ठीक है, एक ही चीज का 5 नाम है, आपको समझना है कि पैरेलल नाम क्या है सबका। ठीक है, दूसरा है रक्तादान, मतलब क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसकी, ब्लड डोनेशन की बात नहीं की जा रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जा रही है। दोनों दो अलग चीज है। किस लेवल पे अलग है, जब कोई एक व्यक्ति जो है वह ब्लड देता है तो क्या किया जाता है, उनके रुधिर वाहिकाओं से ब्लड को लेके एक थैली में जमा करके उसको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। जब तक ब्लड आपको बैंक में है, प्रिजर्व्ड है, तब तक तो वह किसी और ब्लड से मिक्स नहीं किया जा रहा है, तो उससे बीमारी तो वहां फैल नहीं रही है। फिर फैलेगी कैसे, जब ही वह ब्लड को क्या किया जाए, ट्रांसफ्यूज किया जाए, रक्त का आदान किया जाए। मतलब उसी ब्लड को अगर हम लेके किसी जरूरतमंद के शरीर के अंदर जो है उनके रक्त वाहिनियों में जब उसी ब्लड को दे देते हैं, है ना, उसको मिक्स कर देते हैं यहाँ से नलियां लगा के, तो क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, आपस में मिक्स हो गया। यानी कि एक ब्लड में जितनी भी चीजें थी वह ब्लड के चीजों से मिक्स हो रही हैं। तो अगर वहां पे कोई ऐसे जीवाणु या विषाणु है जो एक रक्त में पाया जा रहा है तो वह इस इंसान के भी शरीर में वह फैल जाएगा, तो वहां पे बीमारी हो सकती है। समझ में आया। तो रक्तदान क्या है, ब्लड डोनेशन नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। यहाँ पे क्या है फिर आपका अपराधान। ठीक है, क्या है, अपराधान। ठीक है, अब तीसरा क्या है आपका, चौथा यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक, फिर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आप बोलिए यहाँ पे किन चीजों से यह फैलता है। सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसका। सही आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या क्या हो जाएगा आपका, संभोग हो जाएगा और रक्तदान हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से ज्यादा इसमें राइट है।
एड्स किसकी वजह से हो रहा था? HIV की वजह से हो रहा था। एड्स एक कैसा बीमारी है? STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हम दैनिक दिनचर्या में देखते हैं लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखिए आपने सुना होगा कि गर्भ में जो बच्चे होते हैं उन वो जो है जुड़े होते हैं किन से? माँ से। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक इस तरीके से उनकी नाभि से माँ के गर्भाशय तक एक आपको ब्लड का मोटा सा जो है एक आपको क्या बन जाता है? कनेक्शन बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। ठीक है, इसी से क्या होता है? माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक पोषण, वायु, जितनी भी चीजें हैं, जो भी आदान प्रदान, क्योंकि यह बच्चा जो है अभी ना श्वसन कर रहा है, ना ही वह पाचन कर रहा है, ना ही वह कुछ उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो सारी चीजें किसकी मदद से हो रही हैं? माँ कर रही है इस बच्चे के लिए, और वह किसके द्वारा संभव हो पाता है? इस प्लेसेंटा के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लेसेंटा से ही सारी चीजें आदान और प्रदान हो रही हैं। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर जाता है और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब क्या हुआ आपका? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? आप यह भी जान लीजिए, 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव होता है जब आपने वह क्या किया है, कुछ आप उससे जीवाणुओं या विषाणुओं के आप संपर्क में आए तो आपके अंदर क्या हुआ? एंटीबॉडी बना, तो वह आपका एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। यानी कि पहले आप संपर्क में आए, फिर आपके अंदर उनके लिए क्या हुई? प्रतिरक्षा प्रणाली उसके लिए काम किया और बनाया उन्होंने एंटीबॉडी को। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो आपके पास पहले से मौजूद है, मतलब अभी आप जीवाणु विषाणु से मिले नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक भंडार मौजूद है। किस चीज का भंडार मौजूद है? उनसे लड़ने का भंडार मौजूद है। तो ये भंडार जो पैसिव इम्यूनिटी है वह किसकी वजह से यहाँ पे बच्चे को प्राप्त हो रहा है? इसी प्लेसेंटा से जो है कुछ एंटीबॉडी भी इस बच्चे को मिलता है माँ के शरीर से। अब पूछ रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? आपको एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जनरली 5 टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। IG से उसको लिखा जाता है, AGM और भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है GAM उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कौन सा नहीं? एक विशिष्ट टाइप का आपको इम्यूनोग्लोबुलिन है जो इससे पार कर पाता है, बाकी पार नहीं कर पाते। तो आपको उस विशिष्ट टाइप का नाम बताना है, और वह विशिष्ट टाइप आपका M नहीं होगा, A नहीं होगा। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जाता है? G जाता है। तो IgG is the immunoglobulin that passes through placenta and comes from the mother to the child to provide passive immunity in the womb। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलें। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोल रहा है टाइफाइड बुखार किसके कारण हो रहा है? ठीक है, टाइफाइड बीमारी बहुत आम है। आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक क्राउडेड एरिया में जनरली देखा जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे कोचिंग वगैरह के आसपास के ही एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्राउड की वजह से क्या होता है आपको कि जब एक्सट्रीम लेवल पे लोग एक जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे पानी, खाना और क्या क्या, पानी की सुविधा उतनी अच्छी नहीं रहती, खाना का सुविधा उतना अच्छा नहीं रहता, साफ सुथरा खाना नहीं मिल सकता, और क्या, हवा, या फिर आप देखेंगे कि हवादार कमरे वगैरह मिलने में परेशानियां होती हैं। तो इन सब एरिया में जनरली देखा जाता है कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इन तरीके की बीमारियां काफी फैलती हैं। आपको टाइफाइड पूछा जा रहा है, बुखार किसके कारण होता है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए। यह खाने, पानी और खाना के गड़बड़ी की वजह से, उसमें अगर यह कोई तरीके की जीवाणु जो है इसमें से मिक्स हो तो टाइफाइड हो जाता है। जीवाणु का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लास्ट में मैं बता दूंगी। पहला आपको ऑप्शन बोल रहा है ट्रेपोनेमा, दूसरा बोल रहा है साल्मोनेला, तीसरा बोल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साल्मोनेला जो बोल रहा है, यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट? टाइफाइड। समझ में आया? पूरा का पूरा नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए
तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चले, और यह किससे होता है? गंदा पानी की वजह से। मलेरिया देखिए एकदम प्रेडिक्टेबल आपको जा रहा है। जो चीजें आप अगर थोड़ा अगल बगल का ध्यान रख के अपने डेली जिन चीजों से भी आपका इनकाउंटर हो रहा है उन चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके खोजेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ही उसी से बन जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? बहुत इजी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि इनको याद रखना, इससे कनेक्ट करना is so easy. We can just observe it every day in our life, surrounding us and everything. पहला बोल रहा है आपको मादा क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर की बात की जा रही है यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है नर एनोफिलीज यानी कि मेल एनोफिलीज की बात की जा रही है। तीसरा बोल रहा है आपको मादा एनोफिलीज। चौथा बोल रहा है उपयुक्त में एक से अधिक। पांचवा बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी काट रही है किसी भी मनुष्य को कोई मच्छर, यानी कि क्या करने के लिए काटती है वो? उसे क्या चाहिए? उसे खून चाहिए। खून मतलब उसको ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है वह सारा चीज ब्लड से ही बह रहा होता है। ठीक है, इसी में एब्जॉर्ब होता है, इसी में वह ट्रांसमिट यानी परिसंचरण हो रहा होता है। और मादा मच्छरों को अंडे देने की जरूरत होती है क्योंकि अंडे मादा ही दे रही हैं। तो अंडे देने के लिए एक साथ आपको जानकारी होना चाहिए कि मच्छर, कीट वगैरह, पतंग वगैरह जो होते हैं एक साथ वो हजारों लाखों अंडे देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसके लिए कहाँ से आएगा? तो उसका खाना इतना ताकतवर होना चाहिए कि तुरंत में वो एनर्जी मिल सके। तो उतना ताकतवर खाना उसको कहाँ से मिलेगा? लगातार डायरेक्ट कहीं से नहीं, कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। इसीलिए मादा ही वो मच्छर है जो काटती हैं और खून चूसती हैं। और यह किसके लिए करती हैं? अपने अंडे देने की प्रक्रिया को सही से संपन्न करने के लिए करती है। ठीक है, यानी आपकी दुश्मन नहीं है वो अपना जिंदगी अच्छे से जिताने की कोशिश कर रही हैं। तो ब्लड जब वो उससे ले रही हैं तो उसी दौरान क्या होता है कि अगर कोई अलग तरह के जीवाणु विषाणु इन मच्छरों के शरीर के अंदर मौजूद हैं, बहुत टाइम इनके लाड़ ग्रंथियों में, बहुत टाइम इनके मुख में या पैरों पे, तो वह क्या होता है आपके बॉडी के अंदर यानी ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है। क्या होता है? इनका मुख कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है ना इनका मुख। तो जैसे अब यहाँ पे यह क्या करती हैं? पियर्स करती हैं। फिर क्या हुआ? इनके मुंह से थोड़ा सा लार इसमें मिक्स होगा। ठीक है, और ये ब्लड जो है वह ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। इसी ट्रांसफ्यूजन की वजह से जीवाणु जो है वह एक से दूसरे में चला जाता है। यहाँ पे आपको आंसर पता चल चुका है। क्या होगा? मादा एनोफिलीज जो कि मलेरिया कॉज करता है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था? एक प्रोटिस्टा था, प्रोटोजोआ टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या था वो प्रोटिस्टा के नाम? उस प्रोटिस्टा का नाम था आपका प्लाज्मोडियम। क्या नाम था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको वाइवेक्स भी होगा, फैल्सिपेरम भी होगा, अलग अलग आपको इसमें स्पीसीज जो है वह दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ पे जीनस यानी कि वंश का नाम याद रखेंगे जो कि क्या है? प्लाज्मोडियम। समझ में आया? मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है और किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पे ये इनको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर, यानी कि ये वाहक हैं। इनकी वजह से बीमारी नहीं हो रही है, इन्होंने कुछ ऐसा ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह कारक नहीं है, यह क्या है? वाहक है। क्या बोलते हैं वेक्टर को? वाहक बोलते हैं। और कारक कौन है? कारण कौन है? यहाँ पे ये प्रोटिस्टा है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मोडियम। इन चीजों को, सटल डिफरेंसेस को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन किसको बोलते हैं? बताइए। वनोन्मूलन बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन को। किसको? डिफॉरेस्टेशन को। मतलब आपने फॉरेस्ट को क्या किया? काट के हटा दिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम और ज्यादा क्या कर रहे हैं? पौधारोपण कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है उससे प्रभाव क्या क्या पड़ता है। पहला प्रभाव आपको दिया हुआ है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण किसको बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी या घटोतरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तापीय प्रदूषण बोलते हैं। दूसरा बोलता है मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण मतलब
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मिट्टी का क्षरण किसको बोलते हैं? जैसे आप देखे होंगे कि पहाड़ी इलाकों में जनरली देखा जाता है कि जब बहुत ज्यादा पेड़ कट जाते हैं पहाड़ों से, क्यों? रास्ते बनाने के लिए, जंगलों को साफ कर दिए जाते हैं, तो पहाड़ों पे जो मिट्टियां पाई जाती हैं वह उन्हीं जड़ों की वजह से एक जगह सिमटी होती है। तो जब भी कभी थोड़ी सी भी बारिश वगैरह होती है तो देखे होंगे आप कि पूरा का पूरा पहाड़ में जैसे इस तरीके से मिट्टी है ना, यहाँ से जैसे इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पौधे लगे रहते हैं, पौधे मान लिया हमने हटा दिया, तो अब अगर यहाँ पे बारिश आती है तो ये क्या करती हैं, यहाँ मिट्टी को काफी ढीला कर देती हैं और यहाँ से डायरेक्ट जो है मिट्टी यहाँ से ढह जाती है, यानी नीचे की ओर चली जाती है। यहाँ पे सॉइल इरोजन का डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल ज्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने बताया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का क्षरण सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में हो, वह आपके समतल क्षेत्रों में भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको पिक्चराइज आप इजिली कर पाएंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ध्वनि प्रदूषण आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, साउंड पोल्यूशन की बात की जा रही है। इसमें क्या है आपका कि आपका जो डेसिबल है, यानी कि आपका एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की जा रही है। एम्पलीट्यूड जो है यानी इंटेंसिटी, वह आपका ज्यादा या कम होगा, वह क्या हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि हमारे कानों की तो एक क्षमता होती है ना एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक सुनने की, उसके ऊपर का अगर फ्रीक्वेंसी हुआ तो हम सुन ही नहीं पाएंगे। जैसे डॉग विसिल वगैरह होता है, वह एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है, एक सर्टेन हर्ट्ज होता है जो हमारे कानों से नहीं सुनाई दे सकता, लेकिन डॉग्स उसको, कुत्ते उसको सुन सकते हैं, तो वो विसिल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड आगे ऊपर होगा, यानी कि उसका जो इंटेंसिटी है, कितने जोर से बोल रहा है या कितने धीरे बोल रहा है, वहां पे क्या होगा आपका ध्वनि प्रदूषण। जनरली हाई को बोलेंगे हम प्रदूषण। आपको इसमें से पूछ रहा है कि वनोन्मूलन का प्रभाव किसमें पड़ता है, तो टेम्पोरल पे नहीं पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको मिट्टी के क्षरण पे होता है, आपको ध्वनि प्रदूषण पे नहीं होता है। आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है, आप बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण कहलाता है। इन सीटू आपको कंजर्वेशन की बात की जा रही है, सीधू नहीं है ये क्या है आपको इन सीटू। इन सीटू किसको बोलते हैं, इन सीटू मतलब दूसरा लैटिन समझ लीजिए, लैटिन या ग्रीक भाषा का वर्ड है, एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, ठीक है। थोड़ा फ्रेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेज बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे अंश जिसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है। तो इन सीटू का मतलब क्या हो जाता है आपका इन द सेम साइट, ठीक है। सेम साइट मतलब जहां है वहीं, क्या बोलते हैं, जहां है वहीं, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में जानवर पाए जा रहे हैं तो इन सिटू का मतलब उनको संरक्षण यानी कि उनका कंजर्वेशन जो है वो वहीं पे किया जाएगा, उनको कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा। एक्स सिटू, इसी में एक और फ्रेज आता है एक्स सिटू, आपको जानना चाहिए। एक्स सिटू का क्या मतलब है कि वो उसी साइट पे, उसी जगह पे उनका कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा, उनको चुन चुन के उठा के किसी ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जहां पे फिर उनका संरक्षण किया जाएगा। जैसे जूलॉजिकल पार्क यानी कि आपका क्या चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, और कहाँ हो गया आपका जैविक उद्यान हो गया, ठीक है। तो ये सारी जगह क्या में आएंगी आपको, ये आएंगी एक्स सिटू में। इन सिटू का एग्जाम्पल कौन सा है, पहला देखिए क्या बोल रहा है आपको, राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है आपको, दूसरा बोल रहा है वनस्पति उद्यान, तीसरा बोल रहा है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या है आपका टिश्यू, टिश्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जानवरों की तो बात ही नहीं की जा रही है। संरक्षण में क्या आएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नेशनल पार्क, याद रखेंगे क्या बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। वनस्पति उद्यान क्या हो गया आपको बताइए, प्लांट का जो गार्डन होता है बोटेनिकल गार्डन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग वनस्पति उद्यान। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या होगा जहां पे प्लांट को रखा जाता है, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन का मतलब क्या हो गया जहां पे एनिमल को रखा जाता है। तो ये यहाँ पे चीजों को ले जाने की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जो जहां रह रहे होते हैं वहीं संरक्षण दी जाती है, इसीलिए राइट आंसर इन सीटू का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कि बहुत से वन्य जीव के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है। महत्वपूर्ण कारण आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बताएंगे
ध्यान देंगे कि बात वन्य जीव की जा रही है, यानी कि वाइल्ड लाइफ की जा रही है। महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है। पहला बोला जा रहा है शिकार, दूसरा बोला जा रहा है आवास का कटना, ठीक है, चौथा बोला जा रहा है आवास का विनाश। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको महत्वपूर्ण पूछ रहा है, कारण सभी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। ठीक है, वन्य जीव कम क्यों हो रहे हैं, शिकार तो हो रहा है उनका, लेकिन उसकी वजह से हर जगह तो वन्य जीव का शिकार ही नहीं हो रहा है, उनकी वजह से तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह रीजन नहीं है कि उसी की वजह से उनमें कमी आ जा रही है। दूसरा है वनों का कटना, तीसरा है आवास का विनाश। तो देखिए, कारण सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा, आपका आवास का विनाश। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में वनों को काटा जा रहा है, लेकिन वह किसी वन्य जीव का निवास स्थान है ही नहीं, तो क्या उससे वन्य जीव की क्षति होगी? नहीं, वन्य जीव की क्षति तभी होगी जब उनके रहने के घर में जो है वह चोट की जाए, उनको हटाया जाए, तो वो वहां से विस्थापित होंगे और उनकी जो नंबर है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे क्वेश्चन आपका ट्विस्ट होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पे एक से अधिक लगा के आएंगे। आपको क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, इसको बोलते हैं कीवर्ड। इन्हीं कीवर्ड की वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्या होता है, सार जो है वह बदल जाता है। तो आपको कीवर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया, 14 क्वेश्चन। तो आगे के क्लास में हम अगली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह लेके आएंगे। कोशिश करते हैं हम कि आपको जब एक क्वेश्चन बताया जाए तो उसके ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, कुछ ही एग्जाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई के, तो आपको मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो एनालिसिस जब तक आप इन्हीं गिवन क्वेश्चन का बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको ये अंदाजा नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन कितना डीप आएगा, किस लेवल का आएगा और कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसी वजह से मैं हर क्वेश्चन को काफी आराम से बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि अगर आप बिगिनर भी हैं, अगर आपने अभी पूरी तैयारी नहीं भी की है, तो भी आपको समझ आए और आप साथ साथ चल सके। ठीक है, सबको फायदा होना चाहिए। फ्री में ये सारी जो आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड लेसन वह अवेलेबल है एएससी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे आपको, तो आप जरूर से जरूर सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। मैं अंकिता आपकी एजुकेटर हूँ। बायोलॉजी के लिए एएससी पाठशाला में जूलॉजी और बॉटनी की भी क्लासेस लेती हूँ। सीटेट और बीपीएससी टीआरई का क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है। सीटेट का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसमें मैं अभी कुछ पोर्शंस पढ़ा भी चुकी हूँ। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम क्वेश्चन भी करते हैं वहां पे, साइंस पेडागोगी वगैरह का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसल्लमपुर हार पटना 6। आपको इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पे डायल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, जुलाई में होने वाले एग्जाम की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। एग्जाम से पहले का जो समय होता है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।